आप सभी को मेरा नमस्कार। जैसा कि हमारी सीरीज चल रही है बच्चों कि मैं सभी की सभी ज्योग्राफी की एनसीईआरटी की जो किताबें हैं, बुक्स हैं, उनका एक एक पार्ट आपके लिए अब वीडियो में तब्दील करके कन्वर्ट करके आपके सामने लाऊंगा। तो पिछला वीडियो आप सब लोगों ने जरूर देखा होगा जो कि क्लास 6 एनसीईआरटी का पहला चैप्टर था। आज हम चैप्टर नंबर 2 की बात करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 2 जो है बच्चों, वो ज्योग्राफी में क्लास 6 एनसीईआरटी में है ग्लोब। ग्लोब का मतलब क्या है, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं, अक्षांश और देशांतर क्या होते हैं, इनके बारे में बच्चों के लिए क्लास 6 की एनसीईआरटी में बहुत बढ़िया बढ़िया जानकारी दे रखी है। लगता ये जरूर है कि ये क्लास 6 की एनसीईआरटी है और आईएएस जैसी एग्जाम में या एनडीए या सीडीएस में या एसएससी रेलवे पुलिस में क्या इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। बिल्कुल पूछे जाते हैं। जो बहुत ज्यादा बातें करके हम बड़े बड़े टॉपिक बनाकर पढ़ते हैं, वो बिल्कुल छोटी सी बुक में बहुत ही सिंपल तरीके से बताया गया है। तो स्टार्ट करें आज की वीडियो को। आइए देखो बच्चों, ये है वो बुक क्लास 6 की जिसका चैप्टर नंबर 2 है। यहाँ आप सीधा सीधा लिखा हुआ देख रहे हैं ग्लोब, और यहाँ पर लिखा है अक्षांश और देशांतर। आप इंग्लिश में भी देखेंगे तो आपको सेम चीज मिलेगी, ग्लोब, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। अब ये लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स क्या हैं और ग्लोब क्या होती है। देखो, ग्लोब को सिंपल तरीके से हम समझ सकते हैं कि हमारी अर्थ बहुत बड़ी है, पृथ्वी तो बहुत बड़ी है। इसका एक छोटा सा मॉडल बना लेते हैं, यानी अर्थ जैसा ही दिखने वाला, पृथ्वी जैसा दिखने वाला एक गोला। अब इस गोले के ऊपर, इस ग्लोब के ऊपर जो हॉरिजेंटल लाइंस होती हैं, जो क्षैतिज रेखाएं होती हैं, ऐसे सारी की सारी जो कि ये पैरेलल होती हैं, समानांतर होती हैं, कितनी होती हैं, क्या होती हैं, इस पे चर्चा अभी करेंगे हम। इन लाइंस को हम बोलते हैं बेटा अक्षांश। ठीक है, इंग्लिश में भी ऐसा ही बोलेंगे। ये जो हॉरिजेंटल लाइंस हैं, क्षैतिज रेखाएं हैं, इन रेखाओं को हम बोलते हैं लैटिट्यूड्स। ये कह सकते हैं जो लेटे लेटे हैं वो लैटिट्यूड हैं। और जो लॉन्गिट्यूड्स होते हैं, जिनको हम हिंदी में देशांतर कहते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं देशांतर, ये होते हैं वर्टिकल लाइंस, यानी खड़ी खड़ी लाइन जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक जाती हैं, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को जो जोड़ती हैं, उनको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूड्स यानी देशांतर। अब देखो, पिछले टॉपिक में इस पे चर्चा हो चुकी है कि हमारी जो अर्थ है वो थोड़ी सी पोल्स के पास फ्लैट है, यानी पिचकी हुई है। और अगर हम हमारी अर्थ की बात करें तो वो इक्वेटर के पास थोड़ी सी बल्जी है, मतलब उसमें उभार है। ये चर्चा मैं पिछले वीडियो में कर चुका हूं। ठीक है, यही पहले पैराग्राफ में दिया हुआ है। अगले पैराग्राफ में देखते हैं क्या चर्चाएं की गई हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ में हमें यहां देखने को मिल रहा है कि ग्लोब का एक फोटो दिखा रखा है, और इस फोटो पे कुछ चीजें आपको शो करके दिखाई गई हैं। और ये दिखाया गया है कि अगर हम नॉर्मली किसी मैप के अंदर देखते हैं तो मैप के अंदर कोई मानचित्र है, उसमें जो एग्जैक्ट साइज होता है, जैसे भारत का जो शेप है, साइज है, आकार है, उसका जो कंपैरिजन होता है, तुलना होती है, वो सही से नहीं हो पाती। क्योंकि मैप जो है वो विस्तारित होता है, फैला हुआ होता है, एक्सपेंडेड होता है, लेकिन सच में दुनिया गोल है। तो अगर सही सही आकृति यानी शेप और एग्जैक्ट जो एरिया होता है, यानी जो जिसे कहते हैं क्षेत्रफल होता है, और सही सही दिशाएं अगर दिखानी हो तो हमें ग्लोब की मदद लेनी होती है। ग्लोब के ऊपर बहुत सारी कंट्रीज को दिखाया जाता है, देशों को, महादेशों को, यानी जो कॉन्टिनेंट्स होते हैं, ओशंस होते हैं। और यहां दिखाया गया कि उनकी एकदम करेक्ट साइज दिखाई जाती है। यानी ग्लोब की मदद क्यों ली जाती है? ताकि उनका सही आकार दिखाया जा सके। आप मैप को देखना और ग्लोब को देखना, आपको मूल अंतर ये दिखाई देगा कि जैसे आप ग्रीनलैंड को देखना, ग्रीनलैंड आपको भारत से भी बड़ा नजर आएगा मैप के ऊपर, क्योंकि ग्रीनलैंड उत्तरी ध्रुव के आसपास है, नॉर्थ पोल के आसपास है ग्रीनलैंड। ठीक है, अब जैसे ही मैप बनाओगे तो मैप तो ऐसे बन जाएगा। अब ऐसे मैप में क्या होगा, जो यहां पॉइंटेड चीज है, एक पॉइंट पे चीज थी, वो इतनी दूर में फैल जाती है। तो अगर आपको सही सही आकार दिखाना है किसी का, तो वो ग्लोब की मदद लेनी पड़ेगी। अब देखो, इसी ग्लोब के ऊपर कुछ बातें हैं। इस ग्लोब के ऊपर जो सेंटर में एक लाइन लगी हुई है, एक एक एक्सिस लगा हुआ है, एक धुरी सुई सी लगी हुई है, इसको बेटा हम बोलते हैं इस अर्थ का एक्सिस, यानी अक्ष। और इस एक्सिस के दोनों पॉइंट को, ये वाला जो पॉइंट है और ये वाला पॉइंट है, इन्हीं को बोलते हैं हम अर्थ के पोल यानी ध्रुव। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ में देखते हैं क्या कुछ बातें लिखी हुई हैं। यहां पे बच्चों हमें एक छोटी सी सच्चाई बताई गई है, और वो सच्चाई ये है
कि जैसे इस ग्लोब के अंदर एक निडल जैसा लगा हुआ है, सुई जैसा लगा हुआ है, सच में हमारी पृथ्वी के अंदर ऐसा कोई निडल नहीं लगा। हमारी पृथ्वी भी अपने एक्सिस के चारों तरफ घूमती है, लेकिन वो जो एक्सिस है वो इमेजिनरी है, वो एक काल्पनिक रेखा है। ठीक है, ये चीज याद रखनी है, काल्पनिक रेखा है। और वैसे हम जब ग्लोब को देखते हैं तो उसमें एक कांटा लगा हुआ है, तो ये चीज याद रखना कि ऐसा कोई कांटा या सुई सच में पृथ्वी के अंदर, अर्थ के अंदर नहीं लगी हुई है। वो केवल हम सोचते हैं कि ये एक लाइन है जिसके चारों तरफ घूमती है और इसके दोनों पॉइंट को नॉर्थ पोल और साउथ पोल कहते हैं। ठीक है, इस नेक्स्ट पैराग्राफ में हमें बताया गया है कि जो लैटिट्यूड्स होते हैं, अक्षांश होते हैं, वो बेटा पैरेलल होते हैं, समानांतर होते हैं। ठीक है, हिंदी में भी ऐसा ही कहा गया है कि अक्षांश जो होते हैं समानांतर होते हैं। अब सवाल ही उठता है अक्षांश क्या है। थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि जो ये लाइन चल रही है, ये ऐसी वाली लाइन जो इस ग्लोब के ऊपर दिखती है, यानी ईस्ट टू वेस्ट, पूर्व से पश्चिम, सच में ये लाइन नहीं बल्कि ये सर्कल हैं, बल्कि ये वृत्त हैं। ठीक है, तो सबसे सेंटर वाला, बीच वाला जो वृत्त होता है उसको हम कहते हैं विषुवत रेखा। ये विषुवत रेखा, या फिर इसको इंग्लिश में कहें तो ये होता है इक्वेटर, बीच वाली लाइन, बिल्कुल बीच वाली। बीच वाली का मतलब है आधी अर्थ इसके नॉर्थ में है, उत्तर में है, आधी दुनिया इसके नॉर्थ में है, और हाफ अर्थ इज इन द साउथ। ओके, और इन दोनों को कहा जाता है ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर यानी उत्तरी गोलार्ध, और इसको बोला जाता है सदर्न हेमिस्फीयर यानी दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है बेटा, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, उत्तरी गोलार्ध, और दक्षिणी गोलार्ध कहां से डिवाइड होते हैं, कहां से होते हैं, तो आप याद रखना इक्वेटर ये दो पार्ट में डिवाइड करती है हमारी दुनिया को। अब इस इक्वेटर से, विषुवत रेखा से जितना डिग्री एंगल पे जाएंगे आप, जितना डिग्री एंगल पे जाएंगे, जैसे मान लीजिए इक्वेटर कुछ ऐसे है, मैं आपको यहां एक डायग्राम बना के दिखा दूं, जगह कहां मिलेगी, यहां मिल जाएगी। जैसे यहां एक डायग्राम है, इस डायग्राम से हम यहां से एंगल बनाए कोई, मान लीजिए ये 20 डिग्री का एंगल, यहां से एक एंगल बनाए, ये भी एक 20 डिग्री का कोण। अब इन दोनों कोण को हम ऐसे मिला दें तो इसको बोलेंगे 20 डिग्री वाला नॉर्थ लैटिट्यूड यानी 20 डिग्री वाला उत्तरी अक्षांश। ऐसे ही ये सबके सब पैरेलल लाइंस जब चलते रहेंगे तो 90 डिग्री वाला जो एंगल बनेगा उसको हम नॉर्थ पोल यानी उत्तरी ध्रुव, और ऐसे ही समानांतर चलते चलते जब 90 डिग्री पे पहुंचेंगे साउथ पर तो इसको साउथ पोल बोलते हैं यानी दक्षिणी ध्रुव। और जो इक्वेटर होती है बेटा वो होती है 0 डिग्री वाला लैटिट्यूड। इसका मतलब कुल मिलाकर अक्षांशों की अगर हम बात करें तो कितने अक्षांश हैं, कभी हमसे पूछ लिया जाए व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स, यानी अक्षांश कुल मिलाकर कितने हैं, तो आप कह सकते हैं कि एक तो 0 डिग्री है, 90, 1 टू 90 नॉर्थ में है, 90 नॉर्थ में है, और 1 टू 90 साउथ में है। तो एक तो 0 डिग्री हो गया, और 90 नॉर्थ में और 90 साउथ में, इसका मतलब टोटल 181 लैटिट्यूड्स होते हैं। बेटा कभी भी एग्जाम में आ जाए कि कुल मिलाकर अक्षांश कितने होते हैं तो आप कहना 181, 181 होते हैं अक्षांश। लेकिन यहां पर एक चीज ध्यान देने वाली है कि 0 डिग्री सबसे बड़ा सर्कल है, सबसे बड़ा सर्कल, और 89 डिग्री, जो 89 डिग्री होगा बेटा यानी 89 डिग्री, वो सबसे छोटा सर्कल होगा। और आप देख सकते हैं यहां पर जो 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, वो एक डॉट होता है, जो पोल होता है वो डॉट होता है। तो इसका मतलब नॉर्थ पोल भी एक बिंदु है और साउथ पोल भी एक बिंदु है। तो जो 181, 181 टोटल लैटिट्यूड्स हैं उनमें से हमें दो कम करने होंगे और नंबर आएगा 179। 181 में से दो कम हो गए तो 179। तो 179 लैटिट्यूड्स आर सर्कल्स। ये चीज याद रखनी है कि 181 कुल अक्षांशों में से 179 वृत्त हैं। ठीक है बेटा, और कितना डिग्री वाला सबसे बड़ा सर्कल है, 0 डिग्री वाला सबसे बड़ा सर्कल है, और 89 डिग्री वाला यानी जो 89 डिग्री है वो सबसे छोटा सर्कल है, 90 डिग्री के सबसे पास में होगा वो। और 90 डिग्री वाला लैटिट्यूड जो होता है, 90 डिग्री वाला अक्षांश, वो कोई भी सर्कल नहीं होता, वो डॉट होता है। यहां हमें एक चीज और याद रखनी है और वो होती है ग्रेट सर्कल। ग्रेट सर्कल वर्ड को याद रखना, ग्रेट सर्कल, जिसको हिंदी में कहते हैं वृहद वृत्त। ग्रेट सर्कल का मतलब एक ऐसा सर्कल होता है ग्लोब के ऊपर या पृथ्वी के ऊपर जिस सर्कल का, जिस वृत्त का जो केंद्र होता है, जो केंद्र होता है वो वही होता है जो पृथ्वी का केंद्र होता है। ठीक है बेटा, ग्रेट सर्कल का मतलब हुआ एक ऐसा सर्कल बनाना जिस वृत्त का केंद्र, सेंटर, इज द एग्जैक्ट सेंटर ऑफ द अर्थ।
तो पृथ्वी का केंद्र और वृत्त का केंद्र, पृथ्वी के धरातल पर बनाए गए वृत्त का केंद्र अगर एक है, सेम है, तो उसको बोलेंगे वृहद वृत्त। तो यहां सवाल उठता है कि कौन सा लैटिट्यूड है, कौन सा अक्षांश है जो वृहद वृत्त है। तो बेटा केवल इक्वेटर एक ही ऐसा लैटिट्यूड है, विषुवत रेखा एकमात्र ऐसा अक्षांश है जो वृहद वृत्त है। इस चीज को याद रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहां पर एक छोटी सी जानकारी ये भी दे रखी है कि अगर आप नाइट में हैं, पोल स्टार की बात मैंने की थी लास्ट क्लास के अंदर, पिछली क्लास में हमने ध्रुव तारे के बारे में चर्चा की थी कि अगर ध्रुव तारा आपको दिखाई दे रहा है जो कि नॉर्थ पोल के ऊपर है, और आप जानना चाहते हैं कि आपके प्लेस का लैटिट्यूड कितना है, आपकी जगह का अक्षांश कितना डिग्री है, तो आप बस एंगल बना लीजिए अपनी जगह से पोल स्टार का। जितना डिग्री का एंगल बन रहा है, जितना डिग्री का कोण बन रहा है ध्रुव तारे के साथ, उतना डिग्री अक्षांश पर आप खड़े हैं, ठीक है। तो ये चीज भी यहां याद रखना, बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन यहां पर दे रखी है कि आपकी जगह का अक्षांश अगर आपको जानना है तो आप जो ध्रुव तारा है उससे आप अपना एंगल बना लें सरफेस के साथ, धरातल के साथ, ठीक है। यहां पर बेटा हमें कुछ अक्षांशों का यानी कुछ लैटिट्यूड्स का नाम याद रखना पड़ेगा। जैसे 0 डिग्री वाला अक्षांश है उसको हम बोलते हैं इक्वेटर, ठीक है, विषुवत रेखा। यानी 0 डिग्री वाला जो अक्षांश है उसको हम बोलेंगे विषुवत रेखा। इसके अलावा 23.5 डिग्री वाला जो उत्तरी अक्षांश होता है उसको बोलते हैं कर्क रेखा, ठीक है। यानी 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड इज कॉल्ड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। 23.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड इज कॉल्ड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। यानी 23.5 डिग्री वाला दक्षिणी अक्षांश जो होता है उसको हम बोलते हैं मकर रेखा। इसके अलावा 66.5 डिग्री वाला उत्तरी अक्षांश कहलाता है उत्तरी ध्रुव वृत्त, वृत्त या फिर इसी को बोल देते हैं आर्कटिक वृत्त, आर्कटिक वृत्त, क्योंकि वहां आर्कटिक महासागर है। और ऐसे ही जो 66.5 डिग्री वाला दक्षिणी अक्षांश है उसको बोलते हैं दक्षिणी ध्रुव वृत्त या फिर एंटार्कटिक वृत्त। इंग्लिश में भी इनके नाम ऐसे ही हैं। इसको बोलते हैं 66.5 डिग्री नॉर्थ को बोलते हैं आर्कटिक सर्कल, और 66.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड इज कॉल्ड एंटार्कटिक सर्कल। और फिर 90 डिग्री वाले को बोलते हैं नॉर्थ पोल, और 90 डिग्री साउथ वाले को बोलते हैं साउथ पोल। अब देखो यहां टेम्परेचर को लेकर, तापमान को लेकर कुछ कटिबंध बनाए गए हैं, क्योंकि हमारी पृथ्वी पर, अर्थ पर सन की लाइट जो है वो इक्वेटर के आसपास, विषुवत रेखा के आसपास और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न के बीच में, इस एरिया में साल भर में 2 बार सूर्य का प्रकाश बिल्कुल ओवरहेड होता है, बिल्कुल सिर के ऊपर आता है। इसलिए इस एरिया को हम बोलते हैं टोरेड जोन या ट्रॉपिकल जोन, ठीक है बेटा, इसको याद रखना कि इसको हम बोलते हैं टोरेड जोन या ट्रॉपिकल जोन। और इससे आगे वाला जो एरिया है 23.5 से 66.5 के बीच वाला, उसको बोलते हैं टेम्परेट जोन यानी शीतोष्ण कटिबंध, क्योंकि यहां कभी कभी समर सीजन होता है, ग्रीष्म ऋतु होती है, और कभी कभी विंटर सीजन होती है। तो 23.5 से 66.5 के बीच वाला जो एरिया है उसको बोलते हैं शीतोष्ण कटिबंध। और उसके आगे वाला ऐसा एरिया होता है 66.5 से नॉर्थ पोल तक और 66.5 टू साउथ पोल, इनके बीच में जो एरिया होता है उसको बोलते हैं बेटा फ्रिजिड जोन, क्योंकि यहां कभी भी सन की लाइट सीधी नहीं आती बल्कि बिल्कुल होरिजन से चिपकती हुई आती है, ऐसे आती है। अब यहां से जो लाइट आएगी आप देखिए कैसे आएगी, इस तरीके से, जैसे सुबह और शाम को हमारे यहाँ लाइट आती है मॉर्निंग और इवनिंग में, वैसे लाइट यहां पर आती है। तो यहां पर कभी भी टेम्परेचर नहीं बढ़ता, और इसको बोलते हैं शीतोष्ण कटिबंध या शीत कटिबंध, ठीक है, फ्रिजिड जोन या फिर शीत कटिबंध। तो ये चीज हमें याद रखनी है। यहां पर आप देख सकते हैं यही प्रैक्टिकल करके बताया गया है कि जहां सन की लाइट एकदम सरफेस पर, धरातल पर एकदम 90 डिग्री एंगल बनाकर आती है, वहां पर सन की लाइट जो होती है, हीट होती है, वो कॉन्सेंट्रेटेड होती है, एक जगह चिपकी हुई रहती है, उससे हीट ज्यादा मिलती है, उससे तापमान ज्यादा मिलता है, क्योंकि वो ज्यादा फैलता नहीं है प्रकाश। हिंदी में भी यही दिखा रखा है कि जब सूर्य का प्रकाश एकदम सीधा आता है धरातल पर 90 डिग्री कोण बनाकर, तो कम दूर में लाइट फैलती है, हीट ज्यादा मिलती है हर एक एरिया को। लेकिन जब वही एंगल सरफेस पर, अब धरातल ऐसे हो और लाइट वहीं से आ रही है, तो आप देखते हैं कोण जो बनता है, एंगल बनता है, वो 90 डिग्री वाला नहीं बनता बल्कि कम बनता है, और उससे लाइट ज्यादा दूर में फैल जाती है। जो सन की लाइट होती है वो ज्यादा दूर में फैल जाती है, जिसकी वजह से कम लाइट मिलती है। यही कारण है कि पोल के आसपास सन की लाइट बहुत, हीट जो होती है वो कम पहुंचती है, कम मिलती है, क्योंकि वो स्प्रेड हो जाती है, फैल जाती है। इसलिए वहां कभी भी समर सीजन नहीं होता, ग्रीष्म ऋतु नहीं होती।
जबकि इक्वेटर के आसपास आपको हमेशा टेम्परेचर ज्यादा मिलेगा, जिसको हम टॉरेट जोन या उष्ण कटिबंध कहते हैं। वही डिटेल से यहां सब कुछ बताया गया है जो मैं अभी अभी आपको समझा रहा था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ में बेटा यहां लॉन्गिट्यूड्स की चर्चा की गई है, देशांतर की, कि व्हाट इज लॉन्गिट्यूड्स, व्हाट आर लॉन्गिट्यूड्स, यानी देशांतर क्या होते हैं। तो देखो बेटा, पहले तो मैं बता चुका हूं आपको देशांतर क्या होते हैं, फिर भी आप देख लीजिए। नॉर्थ पोल से लेकर साउथ पोल तक, यानी दक्षिणी ध्रुव तक जोड़ने वाली जो लाइन होती हैं, ये बहुत सारी लाइन्स हैं। टोटल मैं बता दूं आपको, ये 360 होती हैं। कैसे होती हैं अभी बताता हूं। 360 देशांतर होते हैं, टोटल लॉन्गिट्यूड्स 360 होते हैं। इसमें जो सबसे पहला लॉन्गिट्यूड होता है, सबसे इंपॉर्टेंट लॉन्गिट्यूड होता है, आप यहां देख सकते हैं, इसके ऊपर लिखा हुआ है 0 डिग्री। ठीक है। अब और इसके बिल्कुल बैक साइड में, जैसे ये लाइन है, इसके बिल्कुल पीछे की तरफ आप यहां देखेंगे, गोला है ना, पूरा ग्लोब है, तो वहां कितना डिग्री होगा, 180 डिग्री। अब बेटा देखो, यहां पर 1 डिग्री ईस्ट वेस्ट है, और यहां पर होगा 1 डिग्री ईस्ट, यानी पूर्व और पश्चिम। तो इस 0 डिग्री के दोनों तरफ बहुत सारे लॉन्गिट्यूड बना रखे हैं, ऐसे 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 सबके सब, और लास्ट में यहां तक बना हुआ है 179 डिग्री ईस्ट, और यहां पर बना हुआ है 179 डिग्री वेस्ट। तो देखो 360 कैसे हुए, एक तो 0 डिग्री वाला है, एक है 180 डिग्री वाला जो बिल्कुल इसके बैक साइड में है, 179 जो है वो ईस्ट में है, और 179 जो है वो वेस्ट में है। तो हो गए ना 179 प्लस 1, 179 प्लस 1, तो हो गए टोटल 360। लेकिन ये कोई भी सर्कल नहीं है, ये चीज हमें समझ याद रखनी है कि ये कोई भी वृत्त नहीं होते हैं, बल्कि ये सेमी सर्कल होते हैं, हाफ वृत्त होते हैं, सेमी सर्कल। पहली चीज तो ये याद रखनी है कि सभी देशांतर जो होते हैं, लॉन्गिट्यूड होते हैं, वो अर्धवृत्त होते हैं बेटा, अर्धवृत्त, कोई भी वृत्त नहीं होता। सारे के सारे बराबर लंबाई के होते हैं, क्योंकि सब नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में बने होते हैं। अब देखो यहां पर एक और खास बात, जैसे हमने लैटिट्यूड्स के बीच में देखा था, अक्षांशों के बीच में देखा था कि वो पैरेलल होते हैं, समानांतर होते हैं, उनके बीच की दूरी कभी भी कम और ज्यादा नहीं होती। लेकिन लॉन्गिट्यूड्स की बात करें तो लॉन्गिट्यूड्स के बीच में सबसे ज्यादा जो दूरी होती है, ये डिस्टेंस, वो होती है इक्वेटर के ऊपर, विषुवत रेखा के ऊपर। सबसे ज्यादा दूरी आपको यहां मिलेगी विषुवत रेखा के ऊपर। और फिर जैसे जैसे आप पोल की तरफ जाएंगे, ध्रुवों की तरफ जाएंगे, तो बेटा इनके बीच की दूरी कम होती चली जाती है, डिस्टेंस कम होती चली जाती है, और नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर सब के सब जाकर मिल जाते हैं। इसलिए नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर लॉन्गिट्यूड्स के बीच में कोई भी डिस्टेंस नहीं होती। ये जो 0 डिग्री वाली लाइन है, पहला लॉन्गिट्यूड है, ये जो बना हुआ है, इसको हम खास नाम से जानते हैं। इसका जो खास नाम है बेटा वो है, एक तो हम इसको बोलते हैं प्राइम मेरिडियन। देखो बेटा, सारे के सारे लॉन्गिट्यूड्स को बोलते हैं मेरिडियन, यानी मध्याह्न रेखा, लेकिन 0 डिग्री वाली पहली और सबसे इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको बोलते हैं प्राइम मेरिडियन। ये जो 0 डिग्री वाली लाइन है, ये लंदन एक ऑब्जर्वेटरी थी, एक वेधशाला थी, जहां से गुजारी गई है। ठीक है। और इस 0 डिग्री वाली लाइन के जो ईस्ट में है उनको ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड, पूर्वी देशांतर, और जो वेस्ट में है उनको वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड यानी पश्चिमी देशांतर कहते हैं। इसी 0 डिग्री वाले लॉन्गिट्यूड का एक दूसरा नाम है, इसी 0 डिग्री वाले लॉन्गिट्यूड का दूसरा नाम है जीएमटी, ग्रीनविच मीन टाइम, यानी ग्रीनविच जो जगह है वो लंदन के अंदर है। अब बेटा देखो, हमारी जो दुनिया है, हमारी अर्थ है, वो वेस्ट टू ईस्ट घूमती है। हमारी अर्थ, पृथ्वी घूमती है वेस्ट टू ईस्ट। अब इसका मतलब अगर सन यहां पर है, सूर्य यहां पर है, तो पहले ईस्ट वाले को सनराइज होगा और फिर वेस्ट वाले के यहां सनराइज होगा। तो जो भी ईस्ट में जगह है उनका टाइम आगे होता है, घड़ी में ज्यादा बज चुका होता है, क्योंकि उसके यहां मॉर्निंग यानी सुबह जल्दी होती है, और वेस्ट वाले के यहां सनराइज बाद में होता है, सूर्य उदय बाद में होता है। तो जो भी आपसे वेस्ट में रहता है उसकी घड़ी में आपसे कम बजा है, यानी वॉच में टाइम आपसे कम है, और जो भी ईस्ट में है, पूर्व में है, उसकी वॉच में टाइम आपसे ज्यादा है, क्योंकि उसके यहां सनराइज पहले हुआ है। तो ये सारी बातें हमें यहां पर याद रखनी है। लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स का एक और यूज होता है, और वो होता है किसी स्थान को खोजने के लिए। यानी इफ यू वांट टू फाइंड अ प्लेस ऑन अर्थ, यू कैन फाइंड बाय द लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स, क्योंकि सारे के सारे लॉन्गिट्यूड्स सारे के सारे लैटिट्यूड्स को क्रॉस करते हैं, कहीं ना कहीं मिलते हैं। तो अगर आपको ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड है या वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड है, यानी पूर्वी देशांतर है या पश्चिमी देशांतर या उत्तरी अक्षांश है या दक्षिणी अक्षांश है, इसका पता है कि वो कौन सा डिग्री लॉन्गिट्यूड और कौन सा डिग्री लैटिट्यूड पर है वो प्लेस, तो आप प्लेस को सर्च कर सकते हैं। और बेटा जो लॉन्गिट्यूड्स की हम चर्चा कर रहे थे, देशांतरों की, उनसे हमारी दुनिया पर टाइम का कैलकुलेशन भी किया जाता है। देखो,
मैंने आपको बताया कि जो लॉन्गिट्यूड्स हैं, देशांतर हैं, वो नॉर्थ पोल से लेकर साउथ पोल तक बने हुए हैं। अब अगर 0 डिग्री से ईस्ट में कोई जगह है, जैसे मान लीजिए 15 डिग्री ईस्ट पर कोई जगह है, या फिर ये कह सकते हैं कि 0 डिग्री से पश्चिम में वेस्ट में कोई जगह है और वो भी है 15 डिग्री वेस्ट पश्चिम में, तो मैंने कहा कि ईस्ट में सनराइज पहले होता है, सूर्य उदय पहले होता है पूर्व वाली जगह पर, पूर्वी जो भी जगह है वहां पर पहले सूर्य उदय होता है और पश्चिम में उसके बाद में होता है, पश्चिमी कोई भी जगह उसके में बाद में सनराइज होगा। तो बेटा देखो, हमारी दुनिया जो घूमती है वो 24 घंटे में अपना चक्कर लगाती है, 24 आवर्स के अंदर एक पूरा चक्कर लगाती है। 24 घंटे में 1440 मिनट्स होते हैं, 1440 मिनट होते हैं टोटल लॉन्गिट्यूड, या फिर यह कहें कि कुल मिलाकर हमारी दुनिया अगर 24 घंटे में अपना चक्कर लगाती है तो वो कितना डिग्री घूमती है? बेटा हमारी अर्थ घूमती है 360 डिग्री, और लॉन्गिट्यूड्स भी, देशांतर भी 360 है। इसका मतलब अगर हम किसी स्थान का समय ज्ञात करना चाहते हैं, वैसे एक लॉन्गिट्यूड पर एक सेम टाइम होता है, एक देशांतर पर एक साथ सूर्य उदय और सूर्यास्त होता है, ये चीज याद रखना, एक लॉन्गिट्यूड पर सेम टाइम होता है। टाइम का जो डिफरेंस होता है वो होता है ईस्ट और वेस्ट में, यानी एक से दूसरे लॉन्गिट्यूड के बीच में टाइम का डिफरेंस होता है, अंतर होता है। अब देखो, अगर 1440 मिनट में हमारी दुनिया 360 डिग्री घूमती है तो हमारी अर्थ को 1 डिग्री रोटेट होने में जो टाइम लगता है बेटा वो लगता है 4 मिनट का, और ऐसे ही 15 डिग्री घूर्णन करेगी हमारी दुनिया, रोटेट होगी, तो इसको टाइम लगेगा 60 मिनट का, और 60 मिनट को हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं 1 घंटा, 1 आवर। तो इसका मतलब हमारी अर्थ, पृथ्वी जो घूमती है वो 1 डिग्री घूमने में टाइम लगाती है 4 मिनट, और 1 घंटे तक अगर घूमती रहे तो वो 15 डिग्री घूम जाएगी। तो बेटा इसका मतलब समय का अंतर भी तो उतना ही होगा, जैसे जैसे अर्थ घूमेगी, पृथ्वी घूमेगी, वैसे वैसे सनराइज और सनसेट होते हैं, सूर्य उदय और सूर्यास्त होते हैं, और घड़ी का टाइम भी उसके अकॉर्डिंग ही चलता है। सन और मून को देखकर ही तो हम पता लगाते हैं कि कितना टाइम हुआ होगा। अगर बिल्कुल हमारी छाया छोटी बनी हुई है दिन के अंदर तो हम समझ जाते हैं इस वक्त दोपहर है, सूर्यदेव बिल्कुल ऊपर है। लेकिन अगर हमारी छाया सबसे लंबी बनी हुई है, सबसे लंबी, तो आप समझ जाओ वो मॉर्निंग और इवनिंग का टाइम है। इसका मतलब सूर्य से ही पता चलता है और हमारी पृथ्वी के घूर्णन से ही हमें समय का पता लगता है। अब देखो इसमें समय का कैसे कैलकुलेशन किया जाए। मान लीजिए कोई दो जगह एक दूसरे से, एक जगह है 30 डिग्री पश्चिम पर और एक जगह है 15 डिग्री पूर्व पर, ईस्ट पर, 0 डिग्री इनके बीच में होगा, तो इनके बीच में समय का अंतर कितना होगा? तो बेटा 15 प्लस 30 टोटल डिफरेंस हो गया 45 डिग्री लॉन्गिट्यूड का, यानी 45 डिग्री जो लॉन्गिट्यूड है, देशांतर है, उनका अंतर हो गया इन दोनों के बीच में। हमें पता है कि 15 डिग्री का अगर अंतर है तो 1 घंटे का अंतर है, डिफरेंस है, और 45 है तो 3 घंटे का अंतर हो जाएगा इन दोनों जगह के बीच। अगर हमें कह दिया जाए कि इस जगह पर 30 डिग्री पश्चिम पर इस समय हुआ है दोपहर के 12 PM, तो बताओ जरा 15 डिग्री ईस्ट पर क्या टाइम हुआ है? हमें पता है कि पूर्वी जगह पर हमेशा सनराइज पहले होगा, इससे इस तरफ सूर्य उदय पहले होगा, तो इससे 3 ज्यादा बज चुके होंगे, 3 घंटे आगे होगी वहां की घड़ी। तो इसका मतलब यहां अगर दोपहर के 12 बजे हैं तो यहां टाइम होगा बेटा 3 PM। ठीक है, इस तरीके से हम टाइम कैलकुलेट कर लेते हैं। भारत में अगर आप देखें तो भारत जो है वो काफी चौड़ा देश है, यानी अगर आप ईस्ट टू वेस्ट देखें, ऐसा नहीं कि इंडिया थोड़ा सा ही देश है, 30 डिग्री लॉन्गिट्यूड में फैला हुआ है, 30 डिग्री देशांतरों में। अगर हम असम की बात करें, अरुणाचल प्रदेश की बात करें, तो वहां पे लगभग लगभग 97 डिग्री पूर्वी देशांतर होगा, ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड। और अगर हम गुजरात की बात करें तो वहां होता है 68 डिग्री, 68 डिग्री वाला पूर्वी देशांतर। तो इसका मतलब लगभग 30 डिग्री का अंतर है। और भारत में पूर्वी जगह जहां अरुणाचल प्रदेश में वलांगू है, वहां पर जब सूर्य उदय होता है उसके बाद में द्वारका या फिर आप कहें सरक्रीक के आसपास की जो जगह है गुजरात की, वहां लगभग 2 घंटे बाद में सनराइज होता है। तो हमने क्या किया, हमने एक मानक समय बना लिया। एक मानक समय, एक तो होता है स्थानीय समय, लोकल टाइम, मतलब जब सूर्य आपके सिर के ऊपर है तो आप समझ लोगे आपके यहां दोपहर हो गया। लेकिन अगर सब लोग अलग अलग टाइम पर अपनी घड़ी में टाइम सेट कर लेंगे तो भारत में कौन सी जगह पर क्या टाइम है किसी को पता ही नहीं चलेगा। और बहुत सारी ट्रेन, बस जो इधर से उधर चल रही है कई सारे लॉन्गिट्यूड्स के बीच में, उनको समझ ही नहीं आएगा कि कहां पर जाकर कौन सा टाइम देखें। तो फिर आता है एक स्टैंडर्ड टाइम की बात। स्टैंडर्ड टाइम आपने सुना होगा ना, IST,
इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, भारत का मानक समय। तो भारत ने क्या किया कि लगभग पूर्व और पश्चिम के बीचों बीच में एक ऐसा देशांतर देखा, एक ऐसा लॉन्गिट्यूड देखा जो लगभग भारत के बीच में है और इस 0 डिग्री से सही सही टाइम का अंतर भी दिखाता है। अगर इंडिया ने अपना जो स्टैंडर्ड टाइम बनाया है वो बनाया है बेटा 82.5 डिग्री ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड से 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से। अब अगर अब पूर्व में हैं हम तो फिर क्या होगा, 0 डिग्री से हमारी घड़ी आगे चलेगी। देखो बेटा 75 डिग्री जो है 75 डिग्री ईस्ट है वो 5 घंटे आगे होता है जीएमटी से, 0 डिग्री से 15-15 डिग्री देखें तो। और जो 90 डिग्री होता है 90 डिग्री वो होता है 6 घंटे आगे जीएमटी से। 15 से डिवाइड कर लो तो 75 और 90 यानी 75 और 90 के बीच वाला है 82.5 जो भारत के लगभग बीच में से निकलता है। इसका मतलब हम जीएमटी से 5.5 घंटे आगे होते हैं किसी भी वक्त। जैसे मान लीजिए यहां जीएमटी पर कभी सुबह के 10 बजे हैं 10 AM, तो हमारे यहां क्या टाइम होगा 10 और 5 15, 15 का मतलब होता है 3:30 PM। तो जब जब जीएमटी पर सुबह के लंदन में सुबह के 10 बजे होते हैं तो हमारे यहां 3:30 बज चुके होते हैं। अगर लंदन में 12 बज चुके होते हैं तो हमारे यहां 5:30 बज चुके होते हैं। इस तरीके से भारत ने अपना स्टैंडर्ड टाइम बना रखा है। लेकिन कुछ देश बहुत ही चौड़े हैं जिनमें एक स्टैंडर्ड टाइम नहीं बनाया जा सकता, इसलिए उन देशों ने अपने जगह पर कई सारे स्टैंडर्ड टाइम बना रखे हैं। जैसे रशिया में पहले, रूस बहुत वाइड है, 180 डिग्री चौड़ा है देश, देशांतरों में देखें तो वो कंट्री ने क्या किया, एक स्टैंडर्ड टाइम ना बनाकर 11 स्टैंडर्ड टाइम बना रखे थे। 15-15 डिग्री के अंतर पर, एक एक घंटे के अंतर पर सबका टाइम अलग अलग कर दिया। लेकिन अब उसने 2 कम करके 9 कर लिए, और इतने ही 9 ही लॉन्गिट्यूड यानी देशांतर जो है या स्टैंडर्ड टाइम जो है वो कनाडा में है। तो इस तरीके से जो ज्यादा वाइड कंट्रीज होते हैं उनके अंदर अलग अलग टाइम जोन बनाने पड़ते हैं। तो ये था बेटा क्लास 6 का सेकेंड चैप्टर यानी एनसीईआरटी ज्योग्राफी का दूसरा पार्ट, ग्लोब और लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स और टाइम कैलकुलेशन और सीजन्स वगैरह क्या होते हैं ये सब कुछ। अगला चैप्टर फिर आपके लिए लेके आऊंगा। इस वीडियो को आप देखिए, और आपको अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर सकते हैं आप, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर लीजिए इसको, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को बेनिफिट हो सके। सारी ज्योग्राफी के सारे चैप्टर आपके सामने आएंगे, इंतजार करते रहिए और देखते रहिए इन वीडियोस को। आपको एनसीईआरटी खरीदने की जरूरत नहीं है अब, कम से कम भूगोल की एनसीईआरटी कभी नहीं खरीदनी। बाय बाय, मिलता हूं अगले टॉपिक के साथ जल्द ही, कल या परसों। थैंक यू वेरी मच।